दक्षिणी गुइज़ो प्रांत की एक दूरस्थ घाटी में चीन ने पृथ्वी पर सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप बनाया। इसे फास्ट यानी 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप कहते हैं। अच्छी बात है कि इसका एक संक्षिप्त नाम है और अधिकतर लोग इसे स्काई आई उपनाम से जानते हैं, जो जेम्स बॉन्ड जैसा लगता है। यह डिश आधा किलोमीटर चौड़ी है। ये पहाड़ों से घिरे एक प्राकृतिक चूना पत्थर के गड्ढे में स्थित है और इसे खास तौर पर इतने हल्के रेडियो सिग्नल पकड़ने के लिए बनाया गया है जिनमें बर्फ के एक फाहे के जमीन पर गिरने से भी कम ऊर्जा होती है। फास्ट प्यूर्टो रिको के अरेसीबो वेधशाला की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना अधिक संवेदनशील है। जेम्स बॉन्ड की बात चली ही है तो बता दें कि अरेसीबो ने 50 साल से ज्यादा समय तक यह रिकॉर्ड अपने नाम रखा था। एक वैज्ञानिक जिनका नाम नान रिंडोंग था, उन्होंने इसे पहली बार 1994 में प्रस्तावित किया था और उन्होंने अपने जीवन के अगले 22 साल इस परियोजना को कागज की एक रूपरेखा से एक कार्यशील वेधशाला में बदलने में लगा दिए। उन्होंने सही घाटी खोजने के लिए सैकड़ों घाटियों का सर्वेक्षण किया। उन्होंने फंडिंग के लिए सरकारी अधिकारियों से पैरवी की और मिलीमीटर सटीकता से रियल टाइम में खुद को आकार देने वाली परावर्तक सतह की इंजीनियरिंग की निगरानी की। और यही आखिरी बात है जो फास्ट को बाकी विशाल टेलीस्कोप से भी अलग बनाती है। इसका डिश कठोर नहीं है। हजारों एक्चुएटर्स पैनलों के नीचे एक केबल जाल को खींचते हैं, जिससे गोलाकार सतह के एक हिस्से को विकृत करके उसे एक पराबोला में बदल दिया जाता है, जो उस आसमान के हिस्से की ओर इशारा करता है जिसे खगोलशास्त्री देखना चाहते हैं। 30 टन का रिसीवर केबिन डिश के ऊपर 6 केबलों से लटकता है और खुद को बहुत सटीकता से पोजीशन करता है। इतनी संवेदनशील चीज बनाने के लिए एक बहुत ही खास शर्त थी, शांति। मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर और कार इग्निशन से आने वाला रेडियो हस्तक्षेप उन सिग्नलों को दबा सकता है जिन्हें फास्ट इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। चीनी अधिकारियों ने 30 किलोमीमी का संरक्षित क्षेत्र बनाया, जिसमें 5 किलोमीमी का मुख्य प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर रोक है, और आसपास के गांवों से करीब 9000 लोगों को स्थानांतरित किया। फास्ट सितंबर 2016 में खुला और तब से उससे मिले वैज्ञानिक नतीजों ने रेडियो खगोल शास्त्र के कई हिस्सों को बदल दिया। सपना 1993 में नान रेंडोंग ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, जहां खगोलविदों ने बड़े रेडियो टेलीस्कोपों की अगली पीढ़ी के निर्माण पर चर्चा की। 1963 से अरेसीबो की 305 मीटर डिश प्रमुख थी। इसने पहली द्विआधारी पल्सर खोजी और पृथ्वी के पास क्षुद्र ग्रहों का मानचित्रण किया, लेकिन इसकी स्थिर गोलाकार परावर्तक में आकाशीय दायरे और संवेदनशीलता की ज्ञात सीमाएं थीं। नान रेंडोंग चीन वापस एक प्रस्ताव के साथ लौटे। एक 500 मीटर की डिश बनाओ जो वो कर सके जो अरेसीबो नहीं कर पाता था। जेम्स, फॉरेक्स, वो अरेसीबो ही है ना? बताओ वही है। अगर वो नहीं है तो ये शर्मनाक होगा इंग्लैंड के लिए जेम्स, नहीं मेरे लिए। गोल्डन आई? नहीं। वो कौन सी है जिसमें बोरिस है? क्या उसमें सोना या गोल्डन है? फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। वो चीनी विज्ञान अकादमी के वरिष्ठ और सम्मानित खगोल शास्त्री थे, पर राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नहीं थे। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि अवास्तविक लगता था। 1990 के दशक में चीन के पास विश्व स्तरीय खगोलीय सुविधाएं बनाने की परंपरा नहीं थी। नान रेंडोंग की प्रस्तुति सीधी दलील पर थी। इतनी बड़ी डिश जिसकी सक्रिय सतह एक दिशा समायोज्य परवलय बना सके, हर मौजूदा रेडियो टेलीस्कोप को संवेदनशीलता के मामले में पीछे छोड़ देगी। जो देश इसे बनाएगा उसके पास धरती का सबसे सक्षम सुनने वाला उपकरण होगा। लेकिन इस अवधारणा के लिए सिर्फ फंडिंग काफी नहीं थी। रेडियो टेलीस्कोप बहुत कमजोर सिग्नल जुटाते हैं। कुछ किलोमीटर दूर मोबाइल फोन भी फास्ट के जरूरी ब्रह्मांडीय सिग्नल दबा सकते हैं। टेलीस्कोप के लिए ऐसी जगह चाहिए थी जो इंसानी रेडियो शोर से सुरक्षित और कटोरे जैसी जमीन हो, ताकि बिना बड़े निर्माण के डिश लग सके। गुइज़ो प्रांत ने दोनों सुविधाएं दी। यहाँ की कार्स्ट भूविज्ञान चूना पत्थर से पहचानी जाती है, जो हजारों साल में घुलकर धसाव वाले गड्ढे और गर्त बनाता है। नान रेंडोंग और सहयोगियों ने 1990 के दशक में इन संरचनाओं का सर्वेक्षण शुरू किया और पैदल व खच्चर से उन घाटियों में पहुंचे जहां सड़कें नहीं थीं। एक दशक में टीम ने 300 से ज्यादा स्थानों का मूल्यांकन किया और हर गड्ढे की आकृति, गहराई, जल निकासी व पहाड़ी ऊंचाई मापी। विजेता डावाडांग नामक सिंखोल था, जो पेंटांग काउंटी के पास है। यह लगभग गोल 800 मीटर चौड़ा और इतना गहरा था कि पहाड़ी रेखा के नीचे फिट हो सके और शहरों से दूर था। सबसे नजदीकी आबादी केंद्र घंटों दूर था।
सिंकहोल की सतह पर जल निकासी चैनल थे, जिससे बारिश का पानी नीचे जमा नहीं होता। नान रेंडोंग ने चीनी विज्ञान अकादमी और सरकारी योजनाकारों में समर्थन जुटाने में कई साल लगाए। उन्होंने फास्ट को ऐसी सुविधा बताया जो पल्सर भौतिकी में नोबेल स्तर का शोध, बाह्य अंतरिक्ष में बुद्धिमान जीवन की खोज और चीन को अंतर्राष्ट्रीय रेडियो खगोलशास्त्र में अग्रणी बना सकती है। 2007 में परियोजना ने मुख्य नौकरशाही बाधा पार की और फास्ट को 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय प्रमुख विज्ञान व प्रौद्योगिकी अवसंरचना परियोजना में शामिल किया गया। स्वीकृत बजट 1.2 बिलियन युआन था, जिसमें 700 मिलियन निर्माण लागत और बाकी उपकरण व प्रारंभिक संचालन के लिए थे। नान रेंडोंग को यह पता लगाना था कि सड़कों, बिजली ग्रिड के बिना और बारिश कोहरे वाले पहाड़ी इलाके में आधा किलोमीटर चौड़ा सटीक उपकरण कैसे बनाया जाए। आसमान की आंख बनाना। 25 मार्च 2011 को निर्माण कार्य शुरू हुआ। समारोह डावाग डिप्रेशन के तल पर हुआ था और पहली असली चुनौती का टेलीस्कोप से कोई लेना देना नहीं था। घाटी में अंदर जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी, वहां बिजली ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं था, ना ही फाइबर ऑप्टिक केबल, ना पानी की सप्लाई और ना ही उन सैकड़ों मजदूरों के लिए कोई आवास था जिनकी इस परियोजना को जरूरत थी। टेलीस्कोप का एक भी हिस्सा लगाने से पहले निर्माण दलों को आसपास की पहाड़ियों से होकर पहुंच मार्ग बनाना पड़ा और वे सभी बुनियादी सुविधाएं तैयार करनी पड़ी जो इस स्थल पर नहीं थीं। मौसम ने सद धीमा कर दिया। यहां साल भर भारी बारिश और घना कोहरा रहता है। पिंटांग काउंटी में हर साल औसतन 1200 मिमी से ज्यादा बारिश होती है। पृथ्वी समतल करने वाली मशीनें ढलानों पर फंस जाती थीं और कंक्रीट डालने का समय उन तूफानों को ध्यान में रखकर तय करना पड़ता था, जो 1 घंटे के भीतर आ सकते थे। एक बार जब साइट की तैयारी काफी हद तक पूरी हो गई, तो पहला बड़ा संरचनात्मक हिस्सा लगाया गया, जो था रिंग बीम। यह स्टील संरचना गड्ढे के 500 मीटर व्यास वाली परिधि के चारों ओर जाती है और दर्जनों स्तंभों पर टिकी है, जो पहाड़ियों में मजबूती से जड़े हैं। रिंग बीम एक स्थिर परिधि है जिससे पूरा परावर्तक लटका रहता है। आसमान सतह पर आधे किलोमीटर तक इसे समतल और गोल बनाना परियोजना की शुरुआती सटीकता परीक्षाओं में शामिल था। रिंग बीम के बाद टीमों ने केबल नेट लगाना शुरू किया। यह डिश का ढांचा है जिसमें स्टील केबलों का जाल रिंग बीम से फैलाया गया है और हजारों नोड से जोड़ा गया है। हर नोड एक जंक्शन है जहां केबलें मिलती हैं और अंत में एक रिफ्लेक्टर पैनल को सहारा देता है। केबल नेट को सावधानी से कसकर उचित तनाव में रखना पड़ा ताकि सतह अपने ही वजन के नीचे सही गोलाकार आकार बनाए रखे। कामगार रिम से भीतर की ओर काम करते थे, गड्ढे के तल के ऊपर लटके हुए, और अक्सर भीगी व कोहरे भरी परिस्थितियों में केबल जोड़ते और ठीक करते थे। यह बहुत गीला और धुंधला है। इसके बाद रिफ्लेक्टर पैनल लगाए गए। ऐसे लगभग 4450 पैनल हैं। हर एक कुछ मीटर चौड़ा त्रिकोणीय एल्यूमीनियम शीट है। मजदूरों ने केबल नेट के जोड़ एक एक करके बोल्ट किए। यह प्रक्रिया 2015 में शुरू हुई थी और 2016 के मध्य तक चली। हर पैनल को मिलीमीटर सटीकता से गोलाकार प्रोफाइल से मेल खाते हुए लगाया और सुरक्षित किया गया। पैनलों में छेद किए गए हैं ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल सके, जो कि गुइझों की बारिश से होने वाली जल निकासी की समस्या का सीधा समाधान था। डिश के चारों ओर की पहाड़ियों पर 6 टावर बनाए गए जो उन केबलों को सहारा देते हैं जो फीड केबिन को रिफ्लेक्टर के ऊपर लटकाए रखते हैं। टावरों की ऊंचाई और स्थान ऐसे तय किए गए कि केबिन डिश की सक्रिय सतह के हर बिंदु तक पहुंचा जा सके। 6 एंकर पॉइंट से एक चलती हुई प्लेटफॉर्म तक केबल्स चलाना एक ऐसी जमीन पर बहुत बारीकी से सर्वेक्षण करने की मांग करता था जो समतल नहीं थी। नान रेंडोंग पूरे प्रक्रिया में शामिल रहे और तबीयत खराब होने पर भी साइट पर जाते रहे। उन्हें फेफड़ों के कैंसर का पता चला था, लेकिन फिर भी वे काम की निगरानी करते रहे और जब भी कोई समस्या आई तो समाधान के लिए लगातार प्रयास करते रहे। 2016 के मध्य तक आखिरी रिफ्लेक्टर पैनल लग गया था और फीड केबिन के शुरुआती स्थिति निर्धारण परीक्षण पूरे हो चुके थे। 25 सितंबर 2016 को फास्ट का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया। चीनी सरकारी मीडिया ने इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से कवर किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बधाई संदेश भेजा। टेलीस्कोप ने जल्द ही पहले परीक्षण अवलोकन कर रिफ्लेक्टर और रिसीवर की संयुक्त कार्यक्षमता साबित की। हालांकि जल्द ही इस स्थल ने नया सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया। पिंगटांग काउंटी और गुइझो सरकार ने इसमें पर्यटन की संभावना देखी। टेलीस्कोप के पास विजिटर सेंटर, ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म और खगोल शास्त्र थीम टाउन की योजनाएं जल्दी ही प्रस्ताव से निर्माण की दिशा में बढ़ीं। 1 साल के भीतर पर्यटक बसों में भरकर
पहाड़ी के दृश्य क्षेत्र से डिश को देखने आने लगे। स्थानीय अधिकारी खुलेआम स्काई आई की प्रसिद्धि से प्रेरित आर्थिक विकास की बात करने लगे। टेलीस्कोप को ऐसे संकेतों को सुनने के लिए बनाया गया था जिन्हें मुश्किल से मापा जा सकता था, लेकिन दरवाजे पर जुटती भीड़ अपने साथ पैसे के साथ साथ मोबाइल फोन, वाहन और रेडियो शोर भी लेकर आई। फास्ट असल में लक्ष्य कैसे साधता है? डिश गोलाकार है और यह जानबूझकर लिया गया फैसला था। एक गोला हर दिशा में समान होता है, यानी फास्ट बिना संरचना झुकाए आकाश के विभिन्न हिस्सों की ओर इशारा कर सकता है। लेकिन एक गोलाकार सतह आने वाली रेडियो तरंगों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के बजाय उन्हें बिखेर देती है। वास्तव में उपयोगी डेटा इकट्ठा करने के लिए आपको एक पैराबोलिक आकार की जरूरत होती है, एक ऐसा वक्र जो सभी आने वाली समांतर किरणों को एक फोकल बिंदु पर केंद्रित करता है। फास्ट का हल है कि वो चुनिंदा तौर पर दोनों आकार एक साथ अपनाए। करीब 4450 त्रिकोणीय पैनल उस केबल नेट पर लगे हैं जैसा पहले बताया गया था, और उस नेट के नीचे 2225 एक्चुएटर्स उन नोड्स पर लगे होते हैं जहां केबल्स एक दूसरे को काटती हैं। हर एक्चुएटर एक मोटर युक्त डिवाइस है जो अपने नोड को नियंत्रित रूप से आगे या पीछे धकेलता है। खगोल शास्त्री जब कोई लक्ष्य देखते हैं तो एक्चुएटर्स गोलाकार सतह के हिस्से को 300 मीटर चौड़े परवलयाकार में बदलते हैं। उस 300 मीटर हिस्से को प्रभावी अपर्चर कहते हैं, जो उस समय रेडियो तरंगों को फोकस करता है। डिश का बाकी भाग अपनी गोलाकार प्रोफाइल में रहता है। केवल सक्रिय हिस्सा ही अपना आकार बदलता है और ये पूरे 500 मीटर की सतह पर अपनी स्थिति बदल सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि लक्ष्य आकाश में कहां स्थित है। एक्चुएटरों का काम अवलोकन के दौरान लगातार चलता रहता है। वे छोटे छोटे समायोजन करते रहते हैं ताकि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है और लक्ष्य ऊपर से गुजरता है, परवलयाकार आकार बना रहे। डिश के ऊपर 140-160 मीटर ऊंचाई पर हवा में लटकता फीड केबिन है जिसमें रिसीवर लगे होते हैं। यह केबिन 30 से 33 टन वजनी है। इसका वजन उपकरणों पर निर्भर करता है। ये 6 केबल से लटका है जो पहाड़ियों के 6 टावरों से जुड़े हैं। केबिन इन केबल्स को अलग गति से खींचकर चलता है, जिससे केबल चालित पोजिशनिंग सिस्टम केबिन को डिश की सक्रिय सतह के ऊपर कहीं भी रख सकता है। ये गति इतनी सटीक है कि ये खगोलीय स्रोतों को ट्रैक कर सकता है जब वे आकाश में चलते हैं, और रिसीवर को नीचे बदलती हुई पराबोला के फोकल पॉइंट पर बनाए रखता है। केबल पोजिशनिंग इन फ्रीक्वेंसी पर रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए पर्याप्त सटीक नहीं है। हवा, केबल का फैलाव और तापीय विस्तार ऐसी गलतियां लाते हैं जो रिसीवर की सहनशीलता से ज्यादा होती हैं। तो फीड केबिन के अंदर एक स्टीवर्ड प्लेटफॉर्म होता है जो 6 स्वतंत्र रूप से नियंत्रित पैरों वाली हेक्सापॉड संरचना है। ये प्लेटफॉर्म असली रिसीवर को थामे रहता है और सभी 6 अक्षों पर सूक्ष्म सुधार करता है, 3 आयामी गति और घूर्णन के 3 कोणों में। केबल सिस्टम केबिन को लगभग सही जगह पर ले जाता है। स्टीवर्ड प्लेटफॉर्म अंतिम समायोजन को मिलीमीटर सटीकता तक संभालता है। इन दोनों सिस्टमों से फास्ट को वो क्षमताएं मिलती हैं जो अरेसीबो के पास नहीं थीं। सक्रिय सतह और चलने योग्य कैबिन से फास्ट सीधे ऊपर से किसी भी दिशा में लगभग 40 डिग्री के दायरे में वस्तुओं को ट्रैक कर सकता है। अरेसीबो का प्लेटफॉर्म 3 टावरों से जुड़ा था और उसका डिश आकार स्थिर था, जिससे वह जेनिथ से करीब 20 डिग्री तक ही ट्रैक कर सकता था। साधारण भाषा में फास्ट टेलीस्कोप आसमान का 2 गुने से ज्यादा क्षेत्र कवर करता है और 70 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। मुख्य उपकरण एक एल बैंड रिसीवर है जिसमें 19 बीम हैं। एक सिंगल बीम रिसीवर एक समय में आसमान के एक बिंदु को देखता है। 19 बीम सिस्टम हर ऑब्जर्वेशन में बड़ा क्षेत्र कवर कर सर्वेक्षण तेज करता है। यह रिसीवर अधिकतर फास्ट के पल्सर और हाइड्रोजन सर्वेक्षणों में इस्तेमाल होता है। कच्ची संवेदनशीलता में फास्ट आमतौर पर अरेसीबो से 2 से 3 गुना अधिक संवेदनशील है। कुछ मोड्स में यह और बढ़ जाता है। 300 मीटर के प्रभावी अपर्चर आकार में अरेसीबो के बाउल डिश जितना है, लेकिन फास्ट के नए रिसीवर और कम सिस्टम तापमान इसे कमजोर सिग्नल पकड़ने में बड़ा फायदा देते हैं। इस पूरी इंजीनियरिंग की नींव इस मान्यता पर है कि डिश पर आने वाले सिग्नल्स में मुख्यतः ब्रह्मांड का योगदान है, न कि स्थानीय हस्तक्षेप का। कुछ किलोमीटर के दायरे में ट्रांसमिट करता हुआ एक मोबाइल फोन फास्ट के रिसीवर पर हजारों प्रकाश वर्ष दूर स्थित पल्सर से आने वाले सिग्नल्स की तुलना में एक कान फोड़ू गर्जना की तरह दर्ज होगा। अगर टेलीस्कोप के आसपास का रेडियो वातावरण प्रभावित हो जाए तो सक्रिय सतह, केबल से चलने वाला केबिन, स्टीवर्ड प्लेटफॉर्म, 19 बीम रिसीवर सब व्यर्थ हैं।
उस वातावरण को साफ रखना चीनी सरकार के लिए सिर्फ कुछ संकेत बोर्ड लगाने से कहीं ज्यादा था। इसके लिए वहां रहने वाले लोगों को घाटी से हटाना पड़ा। 2013 में खामोशी की कीमत के तौर पर गुइज़ो प्रांतीय सरकार ने डिश के केंद्र से हर दिशा में 5 किलोमीटर तक फैला एक रेडियो मौन क्षेत्र औपचारिक रूप से स्थापित किया। उस क्षेत्र में मोबाइल फोन प्रतिबंधित हैं, वाईफाई राउटर, माइक्रोवेव ओवन और पेट्रोल इंजन सीमित या निषिद्ध हैं। इन नियमों का कानूनी महत्व है और इन्हें निगरानी स्टेशनों द्वारा लागू किया जाता है, जो 24 घंटे अवैध प्रसारणों की जांच करते हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में दर्जनों छोटे गांव आते थे। किसान परिवार पीढ़ियों से उन घाटियों और पहाड़ियों में रहते थे, जिनमें से कई चीन के सबसे गरीब प्रांतों में से एक के सबसे गरीब समुदायों में थे। सरकार ने तय किया कि टेलीस्कोप चालू होने से पहले सभी निवासियों को हटाया जाए। 2016 तक करीब 9,000 लोग वहां से हटा दिए गए। सरकारी बयान में इसे राष्ट्रीय विज्ञान परियोजना का पारिस्थितिक प्रवास कहा गया। मुझे लगता है कि तकनीकी रूप से यह सही है। निवासियों को क्षेत्र के बाहर विशेष रूप से बनाई गई पुनर्वास कॉलोनियों में नया आवास दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार मुआवजा राशि प्रति व्यक्ति करीब 12,000 वॉन थी, जो उस समय करीब 1,800 अमेरिकी डॉलर थी। अपनी खेती, मवेशी और दादा दादी का घर छोड़ने वाले परिवारों के लिए ये राशि स्वीकारना मुश्किल था। पुनर्वास के लिए बनाए गए कई अपार्टमेंट ऐसे अनजान शहरों में थे जहां स्थानांतरित किए गए गांव वालों के पास खेती के लिए जमीन नहीं थी और रोजगार के बहुत कम विकल्प थे। सरकार ने इस स्थानांतरण को एक उन्नयन के रूप में प्रस्तुत किया। जो निवासी पहले काफी हद तक आत्मनिर्भर थे, वे खुद को एक ऐसी नकद अर्थव्यवस्था पर निर्भर पाते हैं जिसके लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, इसके बाद टकराव हुआ। कई गांवों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्ट दर्ज की गई। 500 तक परिवारों ने स्थानीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए, मुआवजे की राशि और पुनर्वास की शर्तों को चुनौती दी। ये मुकदमे ऐसे कानूनी तंत्र में धीरे धीरे चले जहां सरकारी फैसलों के खिलाफ मामले शायद ही सफल होते हैं। चीन में आपका स्वागत है। कुछ परिवारों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने समझौतों पर जल्दी हस्ताक्षर करने का दबाव डाला और मना करने पर नतीजों के संकेत दिए। एक मामला मानवीय कीमत का एक गंभीर संकेत बन गया। 80 की उम्र के एक ग्रामीण ने कथित तौर पर पुनर्वास के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए लगातार दबाव के बाद आत्महत्या कर ली। इस मौत को चीनी मीडिया ने कवर किया और फास्ट परियोजना के सामाजिक प्रभाव पर शोधकर्ताओं ने उद्धृत किया। यह अकेला मामला नहीं था, लेकिन सबसे गंभीर था जो सार्वजनिक रिकॉर्ड में आया। टेलीस्कोप के सेटी मिशन ने इस विस्थापन को और कड़वा बना दिया। फास्ट को चीनी जनता के लिए पृथ्वी के बाहर की बुद्धिमान सभ्यताओं की खोज के उपकरण के रूप में पेश किया गया। इसकी ब्रांडिंग साफ और समझने में आसान थी। यह तो कहीं ज्यादा आकर्षक था, मैं नहीं जानता, पल्सर टाइमिंग या हाइड्रोजन मैपिंग जैसी चीजों से, जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषय हैं, लेकिन आम लोग उनके बारे में उत्साहित नहीं होते। पुनर्वासित गांव वालों में ये नारा अलग अर्थ लेकर स्थानीय और ऑनलाइन चर्चाओं में फैल गया, जिससे माहौल सही से दिखा। एलियंस का धन्यवाद करो। रेडियो क्वाइट जोन आज भी लागू है। यह कोई अस्थायी निर्माण काल की पाबंदी नहीं है। यह टेलीस्कोप संचालन की स्थायी शर्त है, जो प्रांतीय नियमों में है और फास्ट के वैज्ञानिक मिशन के लिए जरूरी है। 5 किलोमीटर के दायरे में अब गांव नहीं है। जोन से बाहर पुनर्वास समुदायों में वे परिवार रहते हैं जिनका दाओडांग घाटी से रिश्ता अब उससे बाहर रखे जाने से तय होता है। पिंगतांग काउंटी टेलीस्कोप को अपनी मुख्य संपत्ति बताता है। जिन्हें इसके लिए हटाया गया, वे उन फैसलों के नतीजे भुगतते हैं जो उन्होंने नहीं लिए और उन संकेतों के लिए जो वे नहीं सुन पाएंगे। रिबन काटने के बाद उद्घाटन का मतलब यह नहीं था कि टेलीस्कोप विज्ञान के लिए तैयार था। सितंबर 2016 का समारोह निर्माण के अंत का प्रतीक था, न कि विश्वसनीय संचालन की शुरुआत का। फास्ट एक ऐसे कमीशनिंग चरण में दाखिल हुआ जो 3 साल से ज्यादा चला। उस समय इंजीनियरों को सक्रिय सतह कैलिब्रेट करनी थी, वास्तविक अवलोकन परिस्थितियों में फीड केबिन की स्थिति का परीक्षण करना था, रिसीवरों की विशेषताओं का आकलन करना था और कच्चे डेटा को उपयोगी अवलोकनों में बदलने के लिए सॉफ्टवेयर पाइपलाइनें विकसित करनी थीं। हर संचालन मोड को अलग से सत्यापित करना जरूरी था। नान रेंडोंग उद्घाटन पर मौजूद थे, लेकिन वे गंभीर रूप से बीमार थे और उनके फेफड़ों के कैंसर ने निर्माण के अंतिम वर्षों में काफी बढ़ोतरी की थी। उन्होंने 2016 तक साइट पर जाना जारी रखा, काम का निरीक्षण करने के लिए उस धसे हुए क्षेत्र के चारों ओर की पहाड़ियों पर चढ़ते रहे, भले ही उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सहकर्मियों ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया
जो उस परियोजना से पीछे हटने को तैयार नहीं थे, जिसे उन्होंने 1994 में इसकी शुरुआती रूपरेखाओं से आगे बढ़ाया था। 15 सितंबर 2017 को नान रेंडोंग का 72 साल की उम्र में निधन हुआ। उन्होंने फास्ट पर 23 साल बिताए। शुरुआती प्रस्ताव, स्थल चयन, राजनीतिक पैरवी, फंडिंग संघर्ष, निर्माण और शुरुआती कमीशनिंग तक। चीनी मीडिया ने उनकी मृत्यु को प्रमुखता दी और विज्ञान अकादमी ने उन्हें फास्ट के जनक के रूप में स्वीकार किया। वे टेलीस्कोप की पुष्टि हुई खोजें या इसे पूरी तरह चालू होते देखने से पहले ही गुजर गए। उनकी मृत्यु के कुछ हफ्तों बाद ये खोजें सामने आईं। अक्टूबर 2017 में फास्ट टीम ने 2 नए पल्सरों का पता लगाने की घोषणा की, जो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं और नियमित रेडियो पल्स छोड़ते हैं। इन पल्सरों की पुष्टि ऑस्ट्रेलिया की पार्क्स वेधशाला ने की थी। वैज्ञानिक रूप से ये खोजें मामूली थीं, पर इसी चरण में ये सबसे अहम प्रमाण था। इससे साबित हुआ कि इंजीनियरिंग सही तरीके से काम कर रही थी। सक्रिय सतह, फीड कैबिन, रिसीवर और डेटा प्रोसेसिंग चेन सभी शोर में असली खगोलीय संकेतों की पहचान कर सकते थे। कमीशनिंग 2018 और 2019 तक जारी रही और फिर एक अलग समस्या धीरे धीरे सामने आने लगी। फास्ट को स्टाफ चाहिए था, लेकिन उन्हें आकर्षित करना मुश्किल था क्योंकि टेलीस्कोप गुइझो के दूर दराज इलाकों में स्थित है। सबसे नजदीकी बड़ा शहर गुइयांग कार से 3 घंटे दूर है। वेधशाला के पास रहने के विकल्प बहुत ही सीमित हैं। शोधकर्ताओं और इंजीनियरों की सैलरी लगभग 1 लाख वॉन, 15,000 अमेरिकी डॉलर वार्षिक थी। ये नौकरी रेडियो एस्ट्रोनॉमी या प्रिसिजन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर ट्रेनिंग मांगती है, लेकिन वेतन बीजिंग या शंघाई की यूनिवर्सिटी या रिसर्च लैब्स जितना प्रतिस्पर्धी नहीं था। नेतृत्व की कमी मुख्य समस्या थी। नान की मृत्यु के बाद वेधशाला को फास्ट के वैज्ञानिक कार्यक्रम का मार्गदर्शन करने वाले अनुभवी और प्रतिष्ठित मुख्य वैज्ञानिक की जरूरत थी। उस भूमिका को भरना मुश्किल था। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अंतर्राष्ट्रीय भर्ती के नोटिस दिए, पर दूरस्थ स्थान, वेतन और CAS द्वारा संचालित संस्था होने से उम्मीदवार कम मिले। कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों जिनसे संपर्क किया गया या जिन्होंने रुचि दिखाई ने CAS प्रणाली के तहत अनुबंध की शर्तों और अकादमिक प्रकाशन की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई। वैज्ञानिक मीडिया में ये चिंताएं रिपोर्ट हुईं, पर कभी सार्वजनिक विवाद नहीं बनी। वेधशाला ने अधिकतर देश में प्रशिक्षित युवा चीनी शोधकर्ताओं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों पर भरोसा किया। दुनिया के सबसे संवेदनशील सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप को चलाने वाली टीम को अपेक्षाकृत कम अनुभवी शोधकर्ता आधार से तैयार करना तकनीकी कमीशनिंग के समानांतर चलने वाली प्रक्रिया थी। 11 जनवरी 2020 को फास्ट ने अंतिम राष्ट्रीय तकनीकी मूल्यांकन पास की। चीनी विज्ञान अकादमी ने इसे पूरी तरह चालू और वैज्ञानिक अवलोकनों के लिए खुला बताया, और इसी के साथ कमीशनिंग चरण पूरा हो गया। दूरबीन को चालू होने से पूरी तरह तैयार होने में करीब 4 साल लगे। ये अपनी तरह की एकमात्र सुविधा थी। छोटी टीम, दिवंगत संस्थापक और वैज्ञानिक समुदाय देख रहा था कि हार्डवेयर की क्षमता सचमुच नतीजे देगी या नहीं। नतीजा, फास्ट चालू होते ही परिणाम मिलने लगे। सितंबर 2020 तक टेलीस्कोप ने 220 से ज्यादा नए पल्सर पहचाने। इनमें कई बहुत मंद थीं, जिन्हें इतनी दूर कोई दूसरी वेधशाला पकड़ नहीं सकती थी। 19 बीम L बैंड रिसीवर से टीमों ने आकाश का बड़ा हिस्सा कुशलता से स्कैन किया और फास्ट की संवेदनशीलता से पृष्ठभूमि शोर में छिपे कमजोर पल्सर सिग्नल भी निकाले और पुष्टि किए जा सके। पल्सर की खोज अपेक्षित थी, लेकिन फास्ट रेडियो बर्स्ट चर्चा में रहे। ये दूरस्थ आकाशगंगाओं से आने वाली रेडियो ऊर्जा की मिलीसेकंड भर की चमके हैं। इन्हें 2007 में पहचाना गया था और इनकी उत्पत्ति अब भी केवल आंशिक रूप से ही समझी गई है। कुछ स्रोत एक बार फटते हैं और फिर कभी दोहराते नहीं हैं, लेकिन कुछ अन्य बार बार उसी स्थान से बार बार फटते हैं। तेज संवेदनशीलता ने इसे बार बार फटने वाले स्रोतों का बारीकी से अध्ययन करने के लिए आदर्श बनाया, क्योंकि यह ऐसे अलग अलग विस्फोट भी पकड़ सकता था जो बहुत मध्यम होने के कारण छोटे टेलीस्कोप दर्ज नहीं कर पाते थे। 2019 में फास्ट ने एक ज्ञात दोहराए जाने वाले स्रोत FRB 12-1102 का अवलोकन किया और 47 दिनों की अवधि में 1600 से अधिक व्यक्तिगत विस्फोटों का पता लगाया। ये अब तक दर्ज विस्फोटों का सबसे बड़ा एकल स्रोत डेटा सेट था। इससे शोधकर्ता विस्फोटों के ऊर्जा वितरण और समय संबंधी पैटर्न का ऐसी बारीकी से अध्ययन कर सके जो पहले संभव नहीं था।
इस कार्य को साइंस और नेचर की वर्ष के अंत की सूची में 2020 के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परिणामों में से एक के रूप में मान्यता मिली। फास्ट ने पल्सर और एफआरबी क्षेत्रों के बाहर भी कार्यों में योगदान दिया। फास्ट के डेटा का उपयोग करने वाले एक अध्ययन ने टॉरस आणविक बादल में चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया, जिसके लिए मध्यम ध्रुवीकृत संकेतों के प्रति अत्यंत उच्च संवेदनशीलता चाहिए थी। परिणामों को नेचर की कवर स्टोरी में प्रकाशित किया गया। फिर 1 दिसंबर 2020 को एरेसीबो वेधशाला ढह गई। 900 टन का रिसीवर प्लेटफॉर्म डिश पर गिरा, जब महीनों में सहायक केबलें फेल हो गईं। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने पहले ही कहा था कि इसकी सुरक्षित मरम्मत संभव नहीं है। 1963 से 2016 तक एरेसीबो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप था, और उसके नष्ट हो जाने के बाद फास्ट पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी सुविधा बची जो इसी स्तर पर काम कर रही है। पल्सर टाइमिंग, प्लैनेटरी रडार और कुछ सर्वे प्रोजेक्ट्स जैसे रिसर्च प्रोग्राम जो एरेसीबो की क्षमताओं पर निर्भर थे, अब तुलनीय सिंगल डिश संवेदनशीलता के लिए केवल एक मुख्य विकल्प बचा था। 2021 में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने पहली बार फास्ट को अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन प्रस्तावों के लिए खोला। विदेशी शोधकर्ता औपचारिक प्रस्ताव प्रक्रिया से समय के लिए आवेदन कर सकते थे, जिसकी समीक्षा वैज्ञानिक समुदाय करता था, लेकिन इस पहुंच पर कड़े नियम थे। वैज्ञानिकों को रेडियो शांत क्षेत्र में जाने से पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जमा करने होते थे, और अवलोकन के समय बाहरी संपर्क सीमित रहता था। प्रस्तावों का मूल्यांकन वैज्ञानिक योग्यता पर था, लेकिन गुइज़ो की दूरस्थ नगद संचालित सुविधा में काम करना कुछ अंतर्राष्ट्रीय टीमों के लिए व्यावहारिक बाधा रहा। दूरबीन की उत्पादकता लगातार बढ़ती रही। 2024 तक 900 से अधिक पल्सर खोज लिए थे। इनमें कुछ मिलीसेकंड पल्सर थे जो पल्सर टाइमिंग एरे के लिए खास थे। ये एरे आकाश में फैले हुए सटीक समय वाले पल्सरों के नेटवर्क का उपयोग बहुत कम आवृत्तियों पर गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए करते हैं। फास्ट द्वारा खोजा हर नया मिलीसेकंड पल्सर नेटवर्क में संभावित जोड़ है। क्राफ्ट सर्वेक्षण, कमेंसल रेडियो एस्ट्रोनॉमी, फास्ट सर्वेक्षण कई अवलोकनों के दौरान पृष्ठभूमि में लगातार चलता रहा। क्राफ्ट्स का उद्देश्य एक साथ पल्सर खोजना, न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस का मानचित्रण करना और आकाश के एक बड़े हिस्से में होने वाली अस्थायी घटनाओं को रिकॉर्ड करना है। हाइड्रोजन मैपिंग ब्रह्मांड में पदार्थ की बड़े पैमाने की संरचना जानने में मदद करती है। अस्थायी डिटेक्शन घटक अप्रत्याशित संकेतों के लिए खुला रहता है। इसी श्रेणी में उच्च संवेदनशीलता वाले उपकरणों ने सबसे चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं। 2023 तक फास्ट वैश्विक रेडियो खगोल विज्ञान समुदाय के लिए ऐसे कामों में जिनके लिए एक विशाल सिंगल डिश टेलीस्कोप चाहिए होता है के लिए जरूरी सुविधा बन गया था। यह इतनी तेजी से वैज्ञानिक शोध कर रहा था कि उसके निर्माण बजट को पूरी तरह से उचित ठहराया जा सके, और उससे भी अधिक। ये एक ऐसी सुविधा भी थी जिसे एक ही राष्ट्रीय संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो एक ऐसे क्षेत्र में स्थित थी जहां बुनियादी ढांचा सीमित था और जिसमें एक ऐसी टीम काम कर रही थी जो अभी भी बहुत युवा थी और अपनी भूमिका में विकसित हो रही थी। चीनी विज्ञान अकादमी द्वारा यह निर्णय लेना कि किसे अवलोकन का समय मिलेगा, किन उन्नयनों को वित्त पोषित किया जाएगा और डेटा कैसे साझा किया जाएगा, अब चीन की सीमाओं से कहीं आगे तक प्रभाव डालता है। अगले दशक में हर प्रमुख रेडियो खगोल विज्ञान सहयोग को फास्ट की उपलब्धता और उसकी पहुंच की शर्तों को ध्यान में रखना होगा। उन्नयन, पर्यटन और अधूरी कहानी। चीनी विज्ञान अकादमी ने 2 प्रमुख उन्नयनों की रूपरेखा तैयार की है। पहला है अगली पीढ़ी का फेज्ड एरे फीड, जो 19 बीम रिसीवर को बदल देगा। फेज्ड एरे से टेलीस्कोप की उपयोग सीमा काफी बढ़ जाएगी, जिससे आकाश के बड़े हिस्से का सर्वेक्षण ज्यादा तेजी से किया जा सकेगा और संवेदनशीलता भी बनी रहेगी। दूसरा, 24 छोटे रेडियो टेलीस्कोप्स की रिंग फास्ट के चारों ओर लगाई जाएगी। इंटरफेरोमीटर नेटवर्क के रूप में ये डिशेस फास्ट को नई क्षमताएं देंगी। उच्च कोणीय विभेदन से सिग्नल स्रोत को सटीक पहचाना जा सकता है। वहीं टेलीस्कोप के आसपास का इलाका पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था में बदल गया है। पिंगटांग काउंटी ने विजिटर पार्क में एक ऑब्जर्वेशन डेक और जिस परियोजना को स्थानीय अधिकारी एस्ट्रोनॉमी टाउन कहते हैं, उसकी नींव रखी है। दैनिक आगंतुकों की संख्या लगभग 2000 पर सीमित है और पर्यटकों को देखने वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अपने फोन जमा करने पड़ते हैं। बसें लगातार आ रही हैं और वो काउंटी जो कभी गुइज़ो की सबसे करीब थी, अब इसी खगोलीय शोहरत के दम पर अपनी पहचान बना रही है। हर नया होटल और पार्किंग बुनियादी ढांचा लाता है, और वही बुनियादी ढांचा रेडियो शोर को डिश के और करीब ले आता है, चाहे वे ना चाहें। फास्ट को लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया है। तकनीकी उन्नयन के लिए फंडिंग है और काम जारी है। कर्मियों की आपूर्ति श्रृंखला बढ़ रही है, लेकिन अभी भी शुरुआती अवस्था में है।
रेडियो शांत क्षेत्र एक किंवदंती है, लेकिन पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था हर सीजन इसकी सीमाओं पर दबाव डालती है। यही फैसले तय करेंगे कि टेलीस्कोप दुनिया की अग्रणी सिंगल डिश सुविधा बना रहेगा या धीरे धीरे अपने ही आसपास के माहौल के आगे जमीन खो देगा। फास्ट एक आधा किलोमीटर लंबा उपकरण है जिसे इतने कमजोर संकेतों को पकड़ने के लिए बनाया गया है कि वे आधुनिक जीवन के शोर में दबे हुए हैं। ये इसलिए है क्योंकि नान रेंडोंग और चीनी सरकार ने तय किया कि ये संकेत सुने जाने चाहिए और दाओडांग के आसपास 9000 लोगों को रेडियो शांति के लिए जगह बनाने को विस्थापित किया गया। 2020 से इस टेलीस्कोप ने पल्सर, फास्ट रेडियो बर्स्ट्स और ऐसे मापों से जो केवल इतनी संवेदनशील सुविधा ही दे सकती थी, अपनी उपयोगिता साबित की है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब इसे अग्रिम पंक्ति में बनाए रखना कंक्रीट डालने से कम और फैसलों व उन्नयनों पर ज्यादा निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, फास्ट सुनता रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद।